8 नवंबर 2016 रात के करीब 8 बजे देश के करोड़ों लोग अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में एक ऐसा फैसला आने वाला है जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था, लोगों की जिंदगी और सोच सब कुछ बदल देगा। टीवी स्क्रीन पर अचानक प्रधानमंत्री का संबोधन शुरू होता है और कुछ ही सेकंड में एक वाक्य पूरे देश में बिजली की तरह फैल जाता है। आज रात 12 बजे से 500 और 1000 रुपए के नोट मान्य नहीं होंगे। सन्नाटा, हैरानी और फिर सवालों का तूफान। क्या हुआ? क्यों हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, अभी क्या होगा? नोटबंदी सिर्फ एक सरकारी फैसला नहीं था, ये एक ऐसा कदम था जिसने हर इंसान को सीधे प्रभावित किया, चाहे वो अमीर हो या गरीब, शहर में रहने वाला हो या गांव में। हर जेब में पड़े नोट अचानक कागज के टुकड़े बन गए थे। लेकिन क्या ये फैसला अचानक लिया गया था या इसके पीछे कोई गहरी, सोची समझी रणनीति थी? कहानी शुरू होती है कई साल पहले, जब देश की अर्थव्यवस्था में काले धन की चर्चा हर तरफ होने लगी थी। काला धन यानी वो पैसा जो सरकार की नजरों से छिपा हुआ था, जिस पर टैक्स नहीं दिया गया, जो भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और अवैध कामों से कमाया गया। सरकारी रिपोर्ट्स और आर्थिक विशेषज्ञों के मुताबिक भारत में काले धन की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि वह देश की अर्थव्यवस्था को अंदर से खोखला कर रही थी। चुनावों में काला धन, रियल एस्टेट में काला धन, विदेशों में जमा काला धन, हर जगह इसकी जड़ें फैली हुई थी। और सिर्फ काला धन ही नहीं, एक और बड़ा खतरा था नकली नोटों का, फेक करेंसी, जो देश के अंदर बड़ी मात्रा में फैल रही थी। खुफिया एजेंसियों के अनुसार इन नकली नोटों का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों को फंड करने के लिए भी किया जा रहा था। यानी एक तरफ देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही थी और दूसरी तरफ देश की सुरक्षा पर भी खतरा मंडरा रहा था। इन्हीं सब चुनौतियों के बीच एक प्लान धीरे धीरे तैयार हो रहा था, बेहद गोपनीय। इतना गोपनीय कि सरकार के अंदर भी सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को ही इसकी जानकारी थी। बताया जाता है कि इस योजना पर महीनों नहीं बल्कि सालों तक विचार किया गया। आर्थिक सलाहकार, रिजर्व बैंक और सरकार के उच्च अधिकारी सब मिलकर एक ऐसे कदम पर चर्चा कर रहे थे जो एक झटके में कई समस्याओं को खत्म कर सके। लेकिन क्या सच में ऐसा कोई कदम संभव था? फिर आता है वो पल जब इस प्लान को अमल में लाने का फैसला लिया जाता है। 8 नवंबर 2016 की शाम कैबिनेट की एक मीटिंग बुलाई जाती है। लेकिन इस मीटिंग में शामिल मंत्रियों को भी नहीं पता होता कि असल मुद्दा क्या है। उनसे उनके मोबाइल फोन तक बाहर रखवा लिए जाते हैं ताकि कोई जानकारी लीक न हो सके। और फिर कुछ ही मिनटों में एक ऐतिहासिक फैसला लिया जाता है। देश की कुल करेंसी का लगभग 86% हिस्सा यानी 500 और 1000 रुपए के नोट एक झटके में बंद करने का निर्णय। सरकार का तर्क साफ था, इस कदम से काले धन पर बड़ा प्रहार होगा, नकली नोट खत्म होंगे और आतंकवाद की फंडिंग पर भी रोक लगेगी। लेकिन क्या वाकई ये इतना आसान था? जैसे ही ये घोषणा हुई, देश भर में अफरा तफरी मच गई। लोग एटीएम और बैंकों की तरफ दौड़ने लगे। जिन नोटों को वो सालों से जमा करके रखे थे, अब उन्हें बदलवाना जरूरी हो गया था। अगले ही दिन बैंकों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग गईं। घंटों और कई जगहों पर दिनों तक लोग अपनी बारी का इंतजार करते रहे। कोई अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे निकालना चाहता था, कोई इलाज के लिए, कोई रोजमर्रा के खर्च के लिए। और सबसे ज्यादा असर पड़ा उन लोगों पर जो नकद पर निर्भर थे, छोटे दुकानदार, मजदूर, किसान, क्योंकि अचानक उनके पास जो पैसा था वो इस्तेमाल के लायक नहीं रहा। सरकार ने नए 500 और 2000 रुपए के नोट जारी किए, लेकिन उन्हें हर जगह पहुंचने में समय लगा। एटीएम मशीनों को नए नोट के हिसाब से कैलिब्रेट करना पड़ा। इस बीच लोगों की परेशानी बढ़ती चली गई। लेकिन सवाल अभी भी वही था, क्या ये सब उस बड़े मकसद के लिए जरूरी था? क्या नोटबंदी सच में काले धन को खत्म कर पाएगी या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छिपी हुई थी जिसे अभी तक दुनिया नहीं जानती? क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतते गए, नई नई जानकारियां सामने आने लगी। कुछ फैसले, कुछ आंकड़े और कुछ ऐसे सवाल जो इस पूरी कहानी को और भी रहस्यमय बना देते हैं। और यहीं से शुरू होती है नोटबंदी की असली कहानी, जहां हर जवाब के पीछे एक नया सवाल छिपा है और हर सच के पीछे एक और परत, जिसे समझना अभी बाकी है। दिन बीतते गए, लेकिन हालात सामान्य होने के बजाय और जटिल होते चले गए।
बैंकों के बाहर लगी लाइनें अब सिर्फ भीड़ नहीं थीं, वो एक पूरे देश की बेचैनी का प्रतीक बन चुकी थीं। हर चेहरा एक कहानी था। किसी की जमा पूंजी फंसी थी, किसी का कारोबार ठप हो गया था और किसी की उम्मीदें धीरे धीरे टूट रही थीं। लेकिन इसी अराजकता के बीच सरकार बार बार यही कह रही थी कि ये एक सर्जिकल स्ट्राइक है काले धन के खिलाफ, एक ऐसा वार जो लंबे समय में देश को फायदा पहुंचाएगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो रहा था? आंकड़े धीरे धीरे सामने आने लगे। रिजर्व बैंक के डेटा के मुताबिक नोटबंदी के बाद लगभग 99% पुराने नोट वापस बैंकिंग सिस्टम में लौट आए। यानी जो पैसा काला माना जा रहा था वो लगभग पूरा का पूरा वापस आ गया। तो फिर सवाल उठने लगा, अगर ज्यादातर पैसा वापस आ गया तो काला धन कहां गया? क्या वो पहले से ही सिस्टम में घुसने का रास्ता ढूंढ चुका था, या फिर काले धन की असली तस्वीर ही कुछ और थी जो इस फैसले से पूरी तरह प्रभावित नहीं हुई? इसी दौरान एक और बड़ा बदलाव देखने को मिला। डिजिटल पेमेंट्स में अचानक उछाल। मोबाइल वॉलेट्स, यूपीआई, कार्ड ट्रांजैक्शन, जिन चीजों का इस्तेमाल पहले सीमित था वो अब तेजी से आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनने लगे। सरकार ने इसे नोटबंदी की बड़ी सफलता बताया। कहा गया कि देश कैशलेस या लेस कैश इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जमीनी हकीकत इतनी सीधी नहीं थी। गांवों में, छोटे शहरों में, जहां इंटरनेट और डिजिटल साक्षरता सीमित थी, वहां लोगों के लिए ये बदलाव आसान नहीं था। कई लोग आज भी नकद पर ही निर्भर थे और अचानक आए इस बदलाव ने उन्हें और मुश्किल में डाल दिया। इसी बीच छोटे और मझोले उद्योगों पर इसका गहरा असर पड़ा। कैश की कमी की वजह से उत्पादन रुकने लगा, मजदूरों को काम मिलना कम हो गया, कई फैक्ट्रियां अस्थायी रूप से बंद हो गईं, अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ने लगी, जीडीपी ग्रोथ में गिरावट दर्ज की गई। लेकिन सरकार का दावा था कि यह सिर्फ एक शॉर्ट टर्म पेन है, एक ऐसा दर्द जो भविष्य में बड़े फायदे में बदल जाएगा। लेकिन हर कोई इस तर्क से सहमत नहीं था। कई अर्थशास्त्रियों ने इस फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भारत में ज्यादातर काला धन नकद में नहीं बल्कि जमीन, सोना और विदेशों में निवेश के रूप में होता है। ऐसे में नोटबंदी का असर सीमित रह सकता है। वहीं कुछ विशेषज्ञों ने इसे एक बोल्ड और जरूरी कदम बताया। उनका मानना था कि इससे टैक्स बेस बढ़ेगा और लोग धीरे धीरे औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल होंगे। सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं छिपी हुई थी, क्योंकि एक तरफ जहां टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या बढ़ी, वहीं दूसरी तरफ रोजगार और छोटे कारोबार पर पड़े असर को नजरअंदाज करना भी मुश्किल था। और फिर इस पूरी कहानी में एक और मोड़ आता है, जब धीरे धीरे ये सवाल उठने लगता है कि क्या नोटबंदी का असली मकसद सिर्फ काला धन और नकली नोट था, या इसके पीछे कोई और बड़ी रणनीति भी छिपी थी? क्या ये एक आर्थिक सुधार था या एक राजनीतिक दांव? क्योंकि जिस तरह से ये फैसला अचानक लिया गया और जिस तरह से पूरे देश को एक झटके में बदलने की कोशिश की गई, उसने इस पूरे घटनाक्रम को और भी रहस्यमय बना दिया। और जैसे जैसे समय बीतता गया, एक बात साफ होने लगी, नोटबंदी सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक प्रयोग था। एक ऐसा प्रयोग जिसके परिणाम आज भी पूरी तरह समझे नहीं जा सके हैं। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी है, क्या इस प्रयोग ने देश को वो दिया जिसकी उम्मीद की जा रही थी, या फिर इसके पीछे छिपी कहानी कुछ और ही इशारा कर रही है? समय बीत चुका था। लाइनें धीरे धीरे खत्म हो गई थीं। नए नोट सिस्टम में पूरी तरह आ चुके थे और जिंदगी वापस पटरी पर लौटती हुई दिख रही थी। लेकिन क्या सच में सब कुछ सामान्य हो गया था, या फिर इस फैसले के असर अब धीरे धीरे सामने आ रहे थे? क्योंकि नोटबंदी की असली कहानी उस रात खत्म नहीं हुई थी, वो तो बस शुरुआत थी। एक ऐसी शुरुआत जिसने देश की अर्थव्यवस्था, व्यवहार और सोच तीनों को बदलने की कोशिश की। सरकार के अनुसार इस कदम से कई बड़े बदलाव आए। टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ी, डिजिटल ट्रांजैक्शन में तेजी आई और बैंकिंग सिस्टम में पहले से ज्यादा पैसा आया, जिससे लोन देने की क्षमता भी बढ़ी। यानी एक तरह से पैसा जो पहले सिस्टम के बाहर था, अब सिस्टम के अंदर आ चुका था। लेकिन दूसरी तरफ कुछ सवाल अब भी अनुत्तरित थे। अगर लगभग पूरा पैसा वापस आ गया तो काला धन खत्म कैसे हुआ? अगर नकली नोट खत्म हुए तो कुछ समय बाद वो फिर बाजार में कैसे दिखने लगे? और अगर ये कदम आतंकवाद की फंडिंग रोकने के लिए था तो क्या उस पर स्थायी असर पड़ा? इन सवालों के जवाब इतने सरल नहीं थे, क्योंकि नोटबंदी का असर हर व्यक्ति, हर क्षेत्र और हर नजरिए से अलग था।